morning to all students and faculty members of science stream. मैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी की तरफ से लोहिया कॉलेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज से हम एक नई व्याख्यानमाला आयोजित करने जा रहे हैं जो सेल बायोलॉजी पे आधारित होगी, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। और ये पेपर चूँकि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों क्लासेस में चलता है, तो इनके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके एक एक पार्ट को मैं आपसे शेयर करूँगा। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस टॉपिक में सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, इस पे मैं चर्चा करूँगा। सेल मेम्ब्रेन के अनेक मॉडल प्रपोज किए गए साइंटिस्ट के द्वारा, कौन कौन से मॉडल्स हैं उस पर मैं चर्चा करूँगा। सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है इस पे मैं डिस्कस करूँगा। सेल मेम्ब्रेन के जो स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स डेवलप होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली की विशेष रचनाएँ, उन पे मैं डिस्कस करूँगा। और इस टॉपिक का जो अंतिम जो पार्ट रहेगा वो है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा संपादित कार्य, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो इन सभी एस्पेक्ट में मैं आपसे शॉर्ट में डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो प्लाज्मा झिल्ली की सबसे सिंपल डेफिनेशन इस टाइप से हो सकती है कि प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन एक जीवित कोशिका की सबसे बाहरी सीमांतीय झिल्ली होती है जो इस सेल के अंदर प्रवेश करने वाले या सेल के अंदर से बाहर जाने वाले आयनों और अणुओं के विनिमय का नियंत्रण करती है। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन विच रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इंटीरियर ऑफ द सेल और फ्रॉम इंटीरियर एनवायरनमेंट टू एक्सटीरियर ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली है और ये सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली जो है ये प्रोटोप्लाज्म का एक इंटीग्रल पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म से इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। और एक प्रकार की एक गत्यात्मक झिल्ली भी होती है। इट इज़ ए टाइप ऑफ डायनेमिक मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल। इट इज़ ए टाइप ऑफ डायनेमिक मेम्ब्रेन विच रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस थ्रू इट्स। अब प्लाज्मा झिल्ली के अनेक मॉडल्स अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा प्रपोज किए गए हैं, क्योंकि इन मॉडल में भी इवोल्यूशन चला है। क्योंकि जो जो सेल बायोलॉजी में डिस्कवरी होती गई, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट होता गया, नए नए सूक्ष्मदर्शी बनते गए, प्लाज्मा झिल्ली के अनेक मॉडल जो है वो धीरे धीरे प्रपोज हुए। और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की दृष्टि से देखें तो वर्तमान में इसके 6 मॉडल हैं वो प्रपोज किए गए हैं, जिसमें कुछ मॉडल हिस्टोरिकल है लेकिन उसको भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहला जो मॉडल है दैट इज़ ओवरटॉन मॉडल, ओवरटॉन का मॉडल। इसके बाद सेकंड जो मॉडल है दैट इज़ गार्टर एंड ग्रेंडल मॉडल, गार्टर एंड ग्रेंडल मॉडल। तीसरा जो मॉडल है दैट इज डेनिलाई एंड डेवसन मॉडल। चौथा जो मॉडल है दैट इज माइसेलर मॉडल। पांचवा जो कंसेप्ट है दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट या इकाई मत परिकल्पना या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और लास्ट जो मॉडल है दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो अब तक इवोल्यूशन के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से प्लाज्मा झिल्ली के 6 मॉडल जो है वो प्रतिपादित किए गए हैं
ओवरटोन का मॉडल, गॉटर एंड ग्रेंडल मॉडल, इसको लिपिड लेफ्लेट मॉडल भी बोलते हैं, डेनिलाई और डेवसन मॉडल, इसको लेमिलर मॉडल भी बोलते हैं, माइसेलर मॉडल, इसको हिलेर और हॉफमैन ने प्रपोज किया था। यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट ये रॉबर्टसन के द्वारा दी गई थी, और फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर और निकोलसन के दिया था। इसमें सबसे जो ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल जो है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, लेकिन उससे पहले ये जो मॉडल है एक तरह से बेस के रूप में इसका काम करेंगे। तो एक एक मॉडल पे मैं आपसे इस पर चर्चा करूँगा। इन मॉडल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इन मॉडल का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। सबसे पहला जो मॉडल है ओवरटोन मॉडल है। ओवरटोन ने क्या बताया कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जो पदार्थ वाटर सोल्यूबल होते हैं उन पदार्थों का अवशोषण फैट सोल्यूबल पदार्थों की तुलना में देरी से होता है, या यूँ कहें फैट सोल्यूबल जो सब्सटेंस है, वसा में घुलनशील जो पदार्थ है, उन पदार्थों का अवशोषण जल में घुलनशील पदार्थों की तुलना में तेज़ी से होता है। अब फैट सोल्यूबल सब्सटेंस कौन से होंगे? इसके अंदर जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के हैं, जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। तो फैट सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल की तुलना में तेज़ी से अवशोषित होते हैं। फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स आर रैपिडली अब्जॉर्ब्ड इन कंपेरिजन टू वाटर मॉलिक्यूल, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है। अब सपोज दो मान लीजिए पेट्री डिश है, सपोज 2 वाच ग्लास है या 2 कल्चर मीडियम है। एक कल्चर मीडियम के अंदर फैट सोल्यूबल कोई सब्सटेंस है, एक कल्चर मीडियम के अंदर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, और दोनों मीडियम में आप एक एक जीवित सेल को यदि रख दो इन विट्रो में, तो देखते हैं कि फैट सोल्यूबल जो सब्सटेंस है उनकी एंट्री सेल के अंदर पहले होती है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस की एंट्री बाद में होती है। अब इस बेसिस पे ओवरटोन ने क्या निष्कर्ष निकाला कि प्लाज्मा झिल्ली में निश्चित रूप से लिपिड के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया कि जब वसा में घुलनशील पदार्थ जल में घुलनशील पदार्थ की तुलना में तेज़ी से अवशोषित होते हैं। इस बात पे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्लाज्मा झिल्ली में डेफिनेटली वसा के मॉलिक्यूल या लिपिड के मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं, लेकिन ये लिपिड के मॉलिक्यूल किस तरह व्यवस्थित होते हैं, हाउ दे आर अरेंज्ड, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। केवल लिपिड की उपस्थिति का इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर लिपिड के मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। लेकिन वर्तमान में हम जानते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड के अलावा इसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी हैं। लेकिन ओवरटोन ने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के बारे में नहीं बताया, केवल वसा की उपस्थिति के बारे में इन्होंने इंडिकेट किया कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं उपस्थित होते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल किस तरह व्यवस्थित होते हैं, किस तरह अरेंज होते हैं, ये इन्होंने नहीं बताया। अब इसके बाद में सेकंड मॉडल गार्टर एंड ग्रेंडल मॉडल, इसको लिपिड लीफलेट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब गार्टर और ग्रेंडल ने बताया कि लिपिड के मॉलिक्यूल प्लाज्मा झिल्ली में किस तरह व्यवस्थित होते हैं। तो इन्होंने बताया कि लिपिड के जो मॉलिक्यूल है ये प्लाज्मा झिल्ली में डबल लेयर के रूप में प्रेजेंट है। लिपिड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट in the form of a bilayer है, और वसा की जो द्विआण्विक परत जो होती है, बाइमोलेकुलर लेयर होती है, इसको लीफलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस मॉडल को लिपिड लीफलेट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें लिपिड के जो मॉलिक्यूल है इनका हेड बाहर की तरफ रहता है, इनकी टेल भीतर की तरफ रहती है। इनका जो हेड है ये जल स्नेही होता है, हाइड्रोफिलिक टाइप का, और इनकी पूंछ जो होती है ये हाइड्रोफोबिक टाइप की होती है, जल विरागी टाइप की होती है। और पूंछ के अंदर 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसलिए इस फिगर में मैं आप देख लो ये 2 डंडियाँ मैं दिखा रहा हूँ। ये 2 डंडियों का मतलब ये 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जैसे एक लिपिड की अपर लेयर है, और इसी तरह की लेयर इसमें भीतर की तरफ होती है या नीचे की तरफ होती है। ये एक लिपिड का हेड, ये लिपिड की टेल,
ये एक लेयर हो गई। इसी तरह की एक लेयर इसके नीचे और होती है। हाँ, और इसमें लिपिड की जो टैल है ये एक दूसरे के आमने सामने होती है, और लिपिड की ये लेयर लगभग 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इनकी पूंछ एक दूसरे के आमने सामने है, जबकि इनका हेड बाहर की तरफ, आउटर फेस की तरफ निर्देशित रहता है। ये इसका टेल पार्ट है। और इस टेल में यहाँ पर ये लिपिड के जो हेड है ये जुड़े हैं। इसका हेड जो होता है ये कोलाइन फॉस्फेट का बना होता है। आगे जब इसका केमिकल कंपोजिशन अपन डिस्कस करेंगे उसमें ये बातें क्लियर होगी कि लिपिड के जो मॉलिक्यूल हैं ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं, और इनका हेड जो होता है ये कोलाइन फॉस्फेट का बना होता है। इनकी टेल जो होती है वो फैटी एसिड्स की बनी होती है, और ये लिपिड की बाई लेयर है। दिस इज द बाई लेयर ऑफ लिपिड। और इस झिल्ली की जो मोटाई जो है ये होती है लगभग 35 एंगस्ट्रॉम। इसके दोनों छोर की जो थिकनेस है दैट इज 35 एंगस्ट्रॉम। तो पहला जो मॉडल था ओवरटोन मॉडल, इन्होंने तो ये बताया कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर लिपिड के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन लिपिड के मॉलिक्यूल किस तरह अरेंज होते हैं ये इन्होंने नहीं बताया। लेकिन जो सेकंड जो मॉडल है गार्टर एंड ग्रैंडन मॉडल, इन्होंने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली में जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वसा की द्विआण्विक परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं। दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बाई मॉलिकुलर लेयर। और लिपिड का हेड जो होता है वो बाहर की तरफ होगा, टेल जो है वो भीतर की तरफ होगी। इसका हेड जो होता है वो जल स्नेही होता है, हाइड्रोफिलिक टाइप का, और पूंछ जो होती है वो जल विरागी होती है, हाइड्रोफोबिक टाइप की। और इस लिपिड बाइलेयर की टोटल थिकनेस जो है ये होती है 35 एंगस्ट्रॉम। लेकिन इस सेकंड मॉडल में भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब इसके बाद में इसका जो तीसरा मॉडल जो आया डेनिलाई और डेवसन मॉडल, इसको लैमिलर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल में प्रोटीन की उपस्थिति का जिक्र किया गया है, और ये मॉडल इसी का ही मॉडिफाइड मॉडल है। अब डेनिलाई और डेवसन क्या कहते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है, और इस लिपिड की बाइलेयर के ऊपर एक प्रोटीन का आवरण होता है। इस लिपिड के ऊपर प्रोटीन की लेयर है। इसी तरह इस लिपिड के नीचे भी प्रोटीन की लेयर है। हाँ, एक प्रोटीन की लेयर ऊपर हो गई, एक प्रोटीन की लेयर नीचे हो गई। तो इसको प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, या शॉर्ट में बोले तो PLP, हालांकि लिपिड की यहाँ पर डबल लेयर है, PLP प्रोटीन लिपिड प्रोटीन्स मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसको सैंडविच मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह दो डबल रोटी के बीच में जैसे कोई प्याज है टमाटर है पीस के जैसे सैंडविच बना लेते हैं, तो यहाँ पर लिपिड की जो बाइलेयर है ये दो प्रोटीन के बीच में सैंडविच है, दो प्रोटीन की लेयर के बीच में दबी हुई है, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसको PLP मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, इसको लैमिलर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर लिपिड बाइलेयर के ऊपर भी प्रोटीन्स हैं, इस लिपिड बाइलेयर के नीचे भी प्रोटीन्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं नहीं होते हैं इस बारे में इस मॉडल में कोई चर्चा नहीं की गई है। अब ये जो प्रोटीन जो लेयर है इसकी थिकनेस होती है 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम की लेयर ऊपर है, 20 एंगस्ट्रॉम की लेयर नीचे है। इसलिए एक नॉर्मल जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इसकी टोटल थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम होती है। 75 कैसे बैठेगी?
20 एंगस्ट्रॉम अपर लेयर प्लस 35 एंगस्ट्रॉम की लिपिड बाई लेयर, 20 और 35 55, और 20 एंगस्ट्रॉम की नीचे वाली लेयर 55 प्लस 20 बराबर 75 एंगस्ट्रॉम। तो कोई भी सेल हो, कोई भी जीवित सेल हो, उसमें प्लाज्मा झिल्ली की जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, ये लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन इसमें भी वेरिएशंस मिलेगी। जो कोशिकाएं बहुत मजबूत होती है, जिसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स डंप रहते हैं, उनकी प्लाज्मा झिल्ली अपेक्षाकृत मोटी मिलती है। जैसे अपने ब्लड में जो लाल रक्त कणिकाएँ होती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब आरबीसी के अंदर हालांकि केंद्रक नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, लेकिन पूरे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भरा रहता है। अब आरबीसी की जो प्लाज्मा झिल्ली है, इसकी थिकनेस है 250 एंगस्ट्रॉम होती है। वहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली मजबूत चाहिए, अदरवाइज तो आरबीसी फट सकती है, आरबीसी का हीमोग्लोबिन बाहर स्क्वीज होकर बाहर निकल सकता है। दूसरी तरफ अपने आँखों में जो रेटिना है, रेटिना की प्लाज्मा झिल्ली की थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम से भी कम है, क्योंकि यहाँ पर लाइट का ट्रांसमिशन होता है, स्टिमुलस ट्रांसडक्शन होता है, यहाँ पर उद्दीपन का यहाँ पर प्रोपेगेशन होता है, उद्दीपन का संचरण होता है। इसलिए रेटिना की जो श्लाका और शंकु कोशिकाएं हैं, इनकी प्लाज्मा झिल्ली की थिकनेस कम होती है, आरबीसी की थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जनरली 99% केस में प्लाज्मा झिल्ली की थिकनेस है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसके अंदर जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं प्लाज्मा झिल्ली में, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल असेंबली के आधार पर या कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो अल्फा प्रोटीन, सेकंड इज बीटा प्रोटीन, थर्ड इज गामा प्रोटीन। अल्फा प्रोटीन को ए के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ए फॉर अल्फा। बीटा प्रोटीन को बी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बी फॉर बीटा। गामा प्रोटीन को जी के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जी फॉर गामा। अब इनका जो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, अल्फा प्रोटीन जो होता है, ये अपने बॉल पेन में जो स्प्रिंग होती है उस तरह का अरेंजमेंट है इसका, या हेलिकल अरेंजमेंट या कुंडलित प्रकार का। बीटा प्रोटीन जो होती है ये पटलिका के रूप में पाई जाती है, इन द फॉर्म ऑफ लैमिली है। जैसे साड़ी में महिलाएं पटली बनाती है, पटालिका, लैमिली। और गामा प्रोटीन जो होते हैं ये गोलाकार होते हैं, दे आर ग्लोबुलर। तो प्लाज्मा झिल्ली में जो प्रोटीन्स हैं ऊपर नीचे, इन प्रोटीन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप का हो सकता है, अल्फा टाइप का, बीटा टाइप का, गामा टाइप का। अब क्वेश्चन है कि दोनों तरफ जो प्रोटीन्स हैं ये अल्फा टाइप के हैं, या दोनों तरफ जो प्रोटीन्स हैं वो बीटा टाइप के हैं, या दोनों तरफ जो प्रोटीन्स हैं वो गामा टाइप के हैं, या एक तरफ अल्फा टाइप का प्रोटीन है, एक तरफ बीटा टाइप का प्रोटीन है, या एक तरफ गामा टाइप का प्रोटीन है, एक तरफ अल्फा टाइप का प्रोटीन्स है। इस के अकॉर्डिंग इस मॉडल के अनेक सब मॉडल्स और प्रपोज किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा। तो कुछ साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली में दोनों तरफ अल्फा प्रोटीन्स हैं, और बीच में लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो लिपिड बाइलेयर है ये 2 अल्फा प्रोटीन्स के लेयर के बीच में सैंडविच है। कुछ साइंटिस्ट ने ये बताया कि दोनों तरफ बीटा प्रोटीन्स की लेयर होती है, और लिपिड लेयर बीच के अंदर सैंडविच होती है। दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। तो यहाँ पर जो लिपिड बाइलेयर है ये 2 प्रोटीन्स
बीटा प्रोटीन्स के बीच में सैंडविच है। कुछ साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया कि दोनों तरफ गामा टाइप के प्रोटीन्स हैं, यानी गोलाकार प्रोटीन्स हैं, और इन गामा प्रोटीन्स के बीच में लिपिड की बाइलेयर है, ये सैंडविच रूप में है। तो यहाँ पर लिपिड बाइलेयर दो गामा प्रोटीन्स के बीच में सैंडविच है। कुछ साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया कि एक तरफ अल्फा प्रोटीन होती है, एक तरफ बीटा प्रोटीन्स होती है। कुछ ने ये भी प्रपोज किया कि एक तरफ गामा प्रोटीन्स होती है, एक तरफ अल्फा प्रोटीन्स होती है। कुछ ने ये भी प्रपोज किया कि कुछ अल्फा प्रोटीन्स लिपिड की लेयर के बीच में धंसे हुए भी है, और जब लिपिड के प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिपिड लेयर के बीच में धंसते हैं तो उसमें सूक्ष्म छिद्र जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और इन छिद्रों को प्लाज्मा झिल्ली के छिद्रों के रूप में माना गया है। तो ये कुछ मॉडल्स हैं, इनके कुछ मॉडिफाइड वर्जन्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। और तीसरा ये मॉडल था डैनी लाई एंड डेवसन मॉडल, जिसको लैमिलर मॉडल के नाम से या सैंडविच मॉडल के नाम से या पीएलपी मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब इसका जो चौथा मॉडल जो है माइसेलर मॉडल, हाँ माइसेलर का था माइसेली। हाँ, अब माइसेली में क्या है कि अभी जैसे मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन है वो एक तरह की डायनेमिक मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इज ए टाइप ऑफ डायनेमिक मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर डायनेमिक शब्द आ रहा है, डायनेमिक्स यानी गत्यात्मक। प्लाज्मा झिल्ली है वो एक तरह की गत्यात्मक झिल्ली है। अब क्वेश्चन है कि क्या प्लाज्मा झिल्ली में काइनेटिक्स होती है, क्या प्लाज्मा झिल्ली के मॉलिक्यूल्स में किसी प्रकार की कोई मोमेंट होती है, क्या प्लाज्मा झिल्ली के मॉलिक्यूल्स में कोई मोशन होता है। तो रिसेंट डिस्कवरी जो है वो ये कहती है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, प्लाज्मा झिल्ली में जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर गतियाँ पाई जाती है। ये गतियाँ अपन डिस्कस करेंगे लास्ट मॉडल में, और इन मोमेंट्स के कारण इन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो कई बार क्या होता है कि ये जैसे ये तो जो अरेंजमेंट है ये लिपिड बाइलेयर के रूप में है। अब कई बार ये जो अरेंजमेंट है ये माइसेली में कन्वर्ट हो जाता है, और माइसेली जब बनती है प्लाज्मा झिल्ली में तो उसमें साइकिल के पहिए के जैसी ताड़ियों वाली जो रचना होती है उस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, और इस तरह की जो रचना होती है उसको माइसेली के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर लिपिड की जो बाइलेयर है ये एक सर्किल के रूप में या साइकिल के पहिए के रूप में इस तरह की एक वर्ताकार रचना भी ये कन्वर्ट हो जाता है, और इन लिपिड मॉलिक्यूल का हेड जो होगा बाहर की तरफ रहेगा, इनकी टेल जो होती है ये भीतर की तरफ रहेगी, और ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है ये गोलाकार स्ट्रक्चर माइसेली के नाम से जानी जाती है, इसलिए इस मॉडल को माइसेलर मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये जो लिपिड जो बाइलेयर थी, ये लिपिड बाइलेयर क्या है, ये घूम के रोटेट होके मोशन करके एक साइकिल के पहियों की तरह अरेंज होगी। साइकिल के पहिए जिस तरह ताड़ियाँ होती है, स्पॉक्स होते हैं, उस तरह का ये अरेंजमेंट हो गया, और इनके दोनों तरफ प्रोटीन्स की लेयर है। तो यहाँ पर लिपिड की बाइलेयर माइसेली में कन्वर्ट हो सकती है। माइसेली जो होती है ये बाइलेयर में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये जो लिपिड का जो बाइलेयर अरेंजमेंट है, ये बाइलेयर अरेंजमेंट इस माइसेलर अरेंजमेंट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह ये माइसेलर अरेंजमेंट है, ये आवश्यकता पड़ने पर बाइलेयर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, और दोनों अरेंजमेंट एक दूसरे में रूपांतरित होते रहते हैं। इसका मतलब इन लिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर डेफिनेटली मोमेंट्स पाई जाती है, और मोमेंट पाई जाती है तो प्लाज्मा झिल्ली को एक प्रकार की गत्यात्मक झिल्ली के रूप में मानते हैं। इसलिए आजकल सेल मेम्ब्रेन है ये एक तरह की डायनेमिक मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इज ए टाइप ऑफ डायनेमिक मेम्ब्रेन बिकॉज देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मोमेंट्स विच टेक्स प्लेस इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर इस माइसेली में इन लिपिड की टेल के बीच में जो अपर्चर जो बन गया, इस अपर्चर को प्लाज्मा झिल्ली के छिद्र के रूप में माना जाता है। इट इज कंसीडर्ड एज पोर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब ये पोर कैसा होगा, हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए ये जो छिद्र है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है, यानी इन छिद्रों से उन पदार्थों का विनिमय होगा जो फैट सोल्यूबल होते हैं या वसीय प्रकृति के होते हैं। अब मान लो इस माइसेली में हेड भीतर होता, टेल बाहर की तरफ होती, यानी इसके जस्ट उल्टी रिवर्ट टाइप की। अभी तो हेड बाहर है, टेल भीतर है, एक इसका उल्टा अरेंजमेंट भी हो सकता है जिसमें हेड भीतर की तरफ हो और टेल बाहर की तरफ हो। अब इस केस में जो छिद्र बनेगा ये छिद्र हाइड्रोफिलिक टाइप का है, जैसे दोनों तरह के अपर्चर में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ये भी माइसेली है, ये भी माइसेली है, लेकिन इस माइसेली में हेड बाहर है, टेल भीतर की तरफ है, और यहाँ जो अपर्चर है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है, इसके अंदर फैट सोल्यूबल जो सब्सटेंस होंगे उनका विनिमय होगा। लेकिन इसकी जो इन्वर्ट है इसके अंदर हेड भीतर की तरफ है, टेल बाहर की तरफ है। अब यहाँ पर ये जो अपर्चर बना ये अपर्चर हाइड्रोफिलिक नेचर का है और इसके द्वारा वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंस होते हैं उनकी मूवमेंट होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर निरंतर हलचल चलती रहती है, मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होती रहती है, एजिटेशन होता रहता है, थर्मल वाइब्रेशन होता रहता है, और उन वाइब्रेशन के दौरान विशेषकर जो सेल के जो जॉइंट होते हैं, जहाँ पर दो सेल की प्लाज्मा झिल्ली आपस में मिल रही है, वहाँ पर कई बार इस तरह की माइसेली जो होती है वो बन जाती है, और इसका भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो ये इसका चौथा मॉडल है, माइसेलर मॉडल। और इस मॉडल को इसके बाद में इकाई मत परिकल्पना, यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट, ये कंसेप्ट रॉबर्टसन ने प्रपोज किया था। अब रॉबर्टसन ने ये देखा कि एक कोशिका में कई तरह की झिल्लियाँ हैं, एक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली भी है, एक कोशिका में केंद्रक झिल्ली भी है, एक कोशिका के अंदर टोनोप्लास्ट भी है, एक कोशिका के अंदर लाइसोसोम की झिल्ली भी है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली भी है, क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली भी है, गोल्जी बॉडीज़ की झिल्ली भी है, अंतःपर्दे जालिका की झिल्ली भी है। तो रॉबर्टसन के दिमाग में ये क्वेश्चन उठा कि कोशिका में जितनी भी झिल्लियाँ हैं क्या सबकी रचना एक जैसी है, क्या सबका केमिकल कंपोजिशन एक जैसा है, क्या सब में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट एक जैसा है। तो रॉबर्टसन ने पाया कि लगभग सभी झिल्लियों में रचना एक जैसी है, मॉलिकुलर अरेंजमेंट एक जैसा है। अब केंद्रक झिल्ली आप देखो तो उसमें भी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन टाइप का अरेंजमेंट है, लाइसोसोम की झिल्ली में पीएलपी अरेंजमेंट है, गोल्जी बॉडी की झिल्ली में पीएलपी अरेंजमेंट है, अंतःपर्दे जालिका की झिल्ली में पीएलपी अरेंजमेंट है। इस आधार पर इन्होंने क्या पाया कि सेल में जितनी भी झिल्लियाँ हैं, चाहे वो कोई भी मेम्ब्रेन हो, सभी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट के रूप में या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के रूप में इसको प्रपोज किया गया। और कोई भी सेल हो, जीवित सेल हो, चाहे वो पादप कोश का हो चाहे प्राणी कोश का हो, सभी झिल्लियों की रचना प्रोटीन लिपिड प्रोटीन प्रकार की होती है या सैंडविच प्रकार की होती है। हाँ, केमिकल कंपोजिशन थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं वो रिसेप्टर्स का भी काम करते हैं, इसलिए केंद्र की जो झिल्ली है उसका रासायनिक संगठन थोड़ा अलग तरह का मिलेगा, लाइसोसोम की झिल्ली का संगठन अलग तरह का मिलेगा, अंतःपर्दे जालिका की झिल्ली का संगठन अलग तरह का मिलेगा। कुछ मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा होता है, लिपिड कम होती है, कुछ झिल्लियों के अंदर लिपिड ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होती है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। और पृथ्वी पर जब इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली ही बनी है, जिनको प्रोकैरियोट के नाम से अपन जानते हैं, कि जितने भी प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल जरूर होता है डीएनए, लेकिन उसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इसलिए प्लाज्मा झिल्ली जो है ये एक्चुअल में प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन है। इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले इसी झिल्ली का निर्माण हुआ है और बाद में फिर केंद्रक बना, प्रोकैरियोट सब यूकैरियोट बने तो केंद्रक की फॉर्मेशन हुई। इसलिए केंद्र की जो झिल्ली है वो सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है ये प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन है। और सेल के अंदर जितनी भी झिल्लियाँ हैं, चाहे वो केंद्र की झिल्ली हो, चाहे लाइसोसोम की झिल्ली हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली हो, चाहे अंतःपर्दे जालिका की झिल्ली हो, चाहे टोनोप्लास्ट हो, ये सभी सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन के रूप में जानी जाती है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा झिल्ली के अलावा जितनी भी झिल्लियाँ हैं वो सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है
इसके अंदर भी थोड़ी वेरिएशन है। सेल मेम्ब्रेन शब्द है ये पुराना है आज के 100 साल पहले सेल मेम्ब्रेन शब्द यूज किया जाता था, लेकिन वर्तमान में सेल मेम्ब्रेन के स्थान पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द या प्लाज्मा लेमा शब्द ये काम में लिया जाता है। अब इसके बाद में जो लास्ट मॉडल जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये मॉडल हाईली एक्सेप्टेड है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, प्लाज्मा झिल्ली का लेटेस्ट मॉडल है और प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा संपादित कार्यों की ये व्याख्या भी करता है। सेल मेम्ब्रेन डायनेमिक मेम्ब्रेन है, क्यों है, इस मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन होगा। प्लाज्मा झिल्ली में कौन कौन से छिद्र पाए जाते हैं, इस मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन होगा। सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन सी मोमेंट्स पाई जाती है, वो मोमेंट इसके द्वारा एक्सप्लेन होगी। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, फ्लूइड और मोजाइक। फ्लूइड का मतलब तरल, मोजाइक का मतलब मंजिया। जैसे अपने घरों में आंगना होता है, मोजाइक का आंगना, तो सीमेंट के अंदर है वो संगमरमर के छोटे छोटे ग्रेनाइट के टुकड़े धंसे रहते हैं, उनकी घिसाई हो जाती है। उसी तरह प्लाज्मा झिल्ली भी वैसी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली में जो लिपिड जो पार्ट है, लिपिड वाला पार्ट, ये तरल रूप में होता है और उसके अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो धंसे हैं वो मोजाइक रूप में होते हैं, इसलिए इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल के रूप में माना गया है। और इस मॉडल को सिंगर और निकोलसन ने 1972 में प्रतिपादित किया था। दिस इज द हाईली एक्सेप्टेड मॉडल एंड दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल का डायग्राम है। अब पहले वाले डायग्राम आपने देखे और ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें थोड़ी आपको चेंजिंग मिलेगी। अब पहले जो मॉडल थे, माइसेलर मॉडल या डेनियल डेवसन मॉडल, वो मॉडल प्रोटीन लिपिड प्रोटीन प्रकार के थे, सैंडविच प्रकार के थे और उसमें अपन देखा कि लिपिड की जो लेयर है वो कॉन्टिन्यूस है और लिपिड के ऊपर प्रोटीन का आवरण है और लिपिड के नीचे प्रोटीन का आवरण है। अब इस मॉडल में आप देख रहे हो लिपिड की जो बाइलेयर है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, बल्कि इसमें बीच बीच के अंदर प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल है धसे हुए है। तो पुराने वाले मॉडल से एक नई चीज़ इसमें देखने को क्या मिली कि इन दिस मॉडल लिपिड लेयर इज नॉट कॉन्टिन्यूस, लिपिड लेयर है वो बीच बीच के अंदर इंटरप्ट है। दूसरा, पहले वाले मॉडल में अपन देखा कि लिपिड की लेयर है वो भी कॉन्टिन्यू, प्रोटीन का जो आवरण है ऊपर नीचे वो भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन का आवरण है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ पर प्रोटीन लोकेशन की बेसिस पे दो प्रकार के हैं। कुछ प्रोटीन तो ऐसे हैं जो लिपिड के बाहर है, लिपिड के ऊपर है, लिपिड के नीचे है और ये इस लिपिड के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए नहीं है, टाइटली अटैच नहीं है। इनको बाह्य प्रोटीन्स बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो लिपिड लेयर के अंदर धंसे रहते हैं, इनको आंतरिक प्रोटीन का नाम दिया है, इंटीग्रल प्रोटीन का नाम दिया है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का नाम दिया है। तो प्लाज्मा झिल्ली के इस मॉडल में लोकेशन की बेसिस पे, पोजीशन की बेसिस पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल दो तरह के हैं। एक तो बाह्य प्रोटीन जो वसा की लेयर के बाहर उपस्थित है, एक आंतरिक प्रोटीन जो वसा की लेयर के अंदर धंसे हैं। अब आंतरिक प्रोटीन जो है वो भी यहाँ पर दो प्रकार के हैं। इस फिगर में आप देख रहे हो कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो लिपिड के आधे भाग में धंसे हैं, जैसे ये प्रोटीन है ये लिपिड के आधे पार्ट में धंसा हुआ है, ये जो प्रोटीन है लिपिड लेयर में आधे भाग में धंसा हुआ है। तो जो प्रोटीन आधे भाग में धंसे हुए हो
उनको सिस इंटीग्रल प्रोटीन या सिस इंटरनल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो वसा की झिल्ली के एकदम आर पार है, ऊपर से नीचे तक, इनको ट्रांसप्रोटीन्स का नाम दिया है। तो यहाँ पर जो आंतरिक प्रोटीन है वो भी दो तरह के हैं, एक तो सिस टाइप के प्रोटीन जो लिपिड के आधे भाग में धसे हैं, और ट्रांसप्रोटीन जो वसा की झिल्ली के एकदम आर पार है। अब दो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यदि पास पास हों तो इनके बीच में एक चैनल बन जाता है, इसको प्रोटीन चैनल के नाम से जाना जाता है, और ये प्लाज्मा झिल्ली के छिद्र भी है। अब हालांकि ये दो ट्रांसमेम्ब्रेन के बीच में है, इसलिए ये छिद्र इंटर टाइप का है, इंटर टाइप का नहीं है, इंटर INTR इंटर। तो प्लाज्मा झिल्ली में जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों में एक टाइप ये भी होती है, और एक प्रकार से ये परमानेंट पोर होते हैं, एक तरह से ये प्रोटीन चैनल के रूप में काउंट होते हैं। इनके द्वारा आयनों और अणुओं का इसमें विनिमय होता है। अब इन सिस प्रोटीन्स का वो भाग जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर है, ये भाग हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरागी, और इन प्रोटीन का बाहर वाला भाग जो झिल्ली के बाहर प्रोट्यूड है, ये होता है जल स्नेही हाइड्रोफिलिक। तो यहाँ पर सिस प्रोटीन जो हैं इसके अंदर एक भाग हाइड्रोफिलिक है, एक भाग हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पर जो मैंने क्रॉस लाइन के रूप में दिखाया है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, डॉटेड पार्ट में जो दिखाया है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो सिस प्रोटीन में एक पार्ट हाइड्रोफोबिक है, एक पार्ट हाइड्रोफिलिक है, लेकिन ट्रांस प्रोटीन में एक पार्ट हाइड्रोफोबिक है और दो पार्ट ऊपर और नीचे हाइड्रोफिलिक है। अब चूंकि ये प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन में कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने बताया अल्फा टाइप का भी हो सकता है, बीटा टाइप का भी हो सकता है, गामा टाइप का भी हो सकता है। जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, एक एक प्रोटीन्स में कई बार 1000 एमिनो एसिड्स भी होते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे 1000 एमिनो एसिड्स वाला प्रोटीन अल्फा हेलिक्स के रूप में हो या बीटा हेलिक्स के रूप में हो, या इंटायर प्रोटीन गामा प्रोटीन्स के रूप में हो। इन प्रोटीन का कुछ भाग कई बार गामा टाइप का होता है, कुछ भाग बीटा टाइप का होता है, कुछ भाग अल्फा टाइप का होता है। तो रिसेंट जो डिस्कवरीज है उसमें पाया गया कि इन प्रोटीन्स का जो हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है, विशेषकर जो ट्रांस प्रोटीन्स है, इनका बाहर और नीचे वाला जो भाग है हाइड्रोफिलिक पार्ट ये गामा प्रकार का होता है, और बीच वाला जो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है ये अल्फा टाइप का होता है। इसलिए इस ट्रांस प्रोटीन को इस तरह भी दिखा सकते हैं चित्र के रूप में, जैसे ये ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक पार्ट गोलाकार है गामा रूप में, और नीचे वाला हाइड्रोफिलिक पार्ट ये भी गोलाकार है गामा रूप में, और बीच का जो पार्ट प्लाज्मा झिल्ली के अंदर धंसा हुआ है ये अल्फा हेलिक्स के रूप में है। इसलिए एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स को इस तरह भी दिखा सकते हैं, और आजकल जो रिसेंट जो किताबें आ रही है उन किताबों में इस तरह के चित्र भी देखने को मिलेंगे। अब इन ट्रांसमेम्ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट ये ग्लोबुलर है, गोलाकार है, बीच वाला जो पार्ट जो हाइड्रोफोबिक है वो अल्फा टाइप का है। तो ये पार्ट जो है ये गामा टाइप का है, ये पार्ट भी गामा टाइप का है, ये पार्ट अल्फा टाइप का है। अब इसका जो अल्फा पार्ट है जो अल्फा हेलिक्स के रूप में है, इस अल्फा हेलिक्स में कितने एमिनो एसिड्स हैं उसके अकॉर्डिंग इस ट्रांस प्रोटीन का भी क्लासिफिकेशन होता है, और इसमें 110 एमिनो एसिड की एक श्रृंखला जो होती है उसको एक डोमेन बोलता है। अब मान लीजिए इस चित्र के अंदर एक डोमेन है, तो ये प्रोटीन क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे मोनोटॉपिक प्रोटीन। तो ऐसी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जिसके अंदर अल्फा हेलिक्स में 110 एमिनो एसिड्स हों इसको बोलेंगे मोनोटॉपिक प्रोटीन्स। अब मान लो इसके अंदर 2 डोमेन हो या 220 एमिनो एसिड्स हों, तो 2 डोमेन वाला जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होगा उसको बोलते हैं बाइटोपिक प्रोटीन। और बाइटोपिक प्रोटीन्स को फिगर के रूप में इस तरह दिखा सकते हैं, ये इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये इसके अंदर 2 डोमेन दिखाए, तो ये जो प्रोटीन है ये कैसा हो गया, बाइटोपिक प्रकार का। इसी तरह यदि 3 डोमेन हो तो इसको बोलेंगे ट्राइटोपिक प्रोटीन, और ट्राइटोपिक को फिगर के रूप में
इस तरह दिखा सकते हैं। अब इसमें दो पार्ट तो गामा टाइप के होंगे यानी हाइड्रोफिलिक, और बीच का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है इसमें 3 डोमेन है, 1 2 3, 3 डोमेन है। तो इसका मतलब इस भाग में 330 अमीनो एसिड है। और इस तरह के प्रोटीन्स को ट्राइट्रोपिक प्रोटीन के नाम से जाना जाएगा। अब मैक्सिमम इसमें 7 डोमेन हो सकते हैं। एक डोमेन हो मोनोट्रोपिक, 2 डोमेन हो बाइटोपिक, 3 डोमेन हो ट्राइटोपिक, 4 डोमेन हो टेट्राटोपिक, मैक्सिमम 60 डोमेन यानी 770 एमिनो एसिड इस हाइड्रोफोबिक पार्ट में उपस्थित हो सकते हैं, और वो कहलाता है हेप्टाटोपिक प्रोटीन्स। और जितने भी ड्रग रिसेप्टर्स हैं, आप जो भी मेडिसिन्स लेते हो सर्दी की, जुकाम की, उन सारी मेडिसिन्स जो होती है, मेडिसिन के जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल इन रिसेप्टर्स पे जाके जुड़ते हैं, क्योंकि इन प्रोटीन का जो बाहर वाला जो भाग है, बाहर जो निकला हुआ है, ये हमेशा रिसेप्टर का काम करेगा, और भीतर वाला जो भाग है ये हमेशा एंजाइम का काम करता है। तो जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं, चाहे वो ड्रग रिसेप्टर हों, चाहे रिसेप्टर्स हों, चाहे और कोई मॉलिक्यूल के रिसेप्टर्स हों, ये रिसेप्टर्स हमेशा प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाले ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जितने भी ड्रग रिसेप्टर्स हैं उसके अंदर 7 डोमेन पाए जाएंगे। जितने भी पॉइजन के रिसेप्टर्स हैं, आपको मान लीजिए वाइपर सांप ने बाइट कर लिया है, तो वाइपर सांप का जो वेनम है, उस वेनम के जो रिसेप्टर होंगे, उस रिसेप्टर के अंदर भी ये 7 डोमेन होते हैं। जितने भी एड्रीजेनिक रिसेप्टर्स हैं उसके अंदर ये 7 डोमेन होते हैं। तो ये एक बेसिक मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब इस मॉडल में और भी कई चीज़ें हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। एक तो इसके अंदर जो मोमेंट होती है, फ्लूइडिटी जो होती है, फ्लूइडिटी किसके कारण है, लिपिड और प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी मोमेंट होती है, और इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कौन कौन से छिद्र हैं, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल का ही पार्ट है। तो इसका जो इस मॉडल की जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन और मोमेंट ऑफ प्लाज्मा एंड प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, इस पे मैं शेयर करूँगा। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में अभी 2 चीज़ें और हैं। हाँ, एक तो इसकी फ्लूइडिटी क्या है, इस मॉडल में फ्लूइड पार्ट किससे बनता है, मोजाइक पार्ट किससे बनता है, प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन में कौन कौन सी मोमेंट्स होती है, और इसके अंदर कितनी तरह के छिद्र हैं। तो 2 पार्ट मैं इसमें अभी और आपसे शेयर करूँगा। एक तो मोमेंट या डायनेमिक्स है, क्यों मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन है वो एक तरह की गत्यात्मक झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन एक तरह की डायनेमिक मेम्ब्रेन है। तो इसके प्रोटीन और लिपिड में कौन कौन सी मोमेंट होती है, इस पर मैं डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली में कौन कौन से छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन 2 एस्पेक्ट पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अब ये जो मोमेंट होती है, ये मोमेंट लिपिड में भी पाई जाती है और प्रोटीन्स में भी पाई जाती है। तो सबसे पहले लिपिड के अंदर कौन कौन सी मोमेंट होती है, मोमेंट इन लिपिड मॉलिक्यूल्स और मोमेंट इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर 3 तरह की गतियां पाई जाती है। पहली मोमेंट है लेटरल डिफ्यूजन, या पार्श्व विसरण। सेकंड मोमेंट इसमें होती है फ्लिप फ्लॉप मोमेंट, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट। तीसरी जो मोमेंट है ये होती है रोटेशन। लेटरल डिफ्यूजन में क्या होगा, इसके अंदर लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये घड़ी के पेंडुलम की तरह, पुरानी जो घड़ियाँ पेंडुलम वाली घड़ियाँ जो थी, उस घड़ी के अंदर पेंडुलम लेफ्ट राइट जैसे रोटेट करता था, उसी तरह की मोमेंट इन लिपिड मॉलिक्यूल्स में होती है। और ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड में, राइट साइड के अंदर ये नियमित रूप से दोलित होते रहते हैं, ऑसिलेट होते रहते हैं। तो घड़ी के पेंडुलम के समान जो मोमेंट होती है, इस मोमेंट को लेटरल डिफ्यूजन के नाम से जाना जाता है।
जैसे ये मॉलिक्यूल लेफ्ट में आया, ये मॉलिक्यूल फिर लेफ्ट से राइट में गया, ये मॉलिक्यूल फिर राइट से वापस लेफ्ट में आया। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर लिपिड के जो मॉलिक्यूल है वो नियमित रूप से, निरंतर रूप से इस तरह लेफ्ट राइट इस तरह की ये मूवमेंट करते रहते हैं, और इस तरह की जो मूवमेंट होती है ये लेटरल डिफ्यूजन के नाम से जानी जाती है। इसकी जो सेकंड मोमेंट जो है फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, इसके अंदर अपर लेयर के मॉलिक्यूल जो होते हैं, लिपिड के मॉलिक्यूल, ये मोमेंट करके नीचे वाली लेयर्स में आ जाते हैं, और नीचे वाली लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मोमेंट करके अपर लेयर में चले जाते हैं। तो ऊपरी लेयर के लिपिड के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आ सकते हैं, नीचे वाले लेयर के लिपिड मॉलिक्यूल्स ऊपर जा सकते हैं। तो ये मोमेंट है, मान लो ये अपर लेयर का लिपिड मॉलिक्यूल है, ये मूवमेंट करके नीचे वाले लेयर में आ गया, नीचे वाले लेयर का मॉलिक्यूल्स अपर लेयर में चला गया। तो ये जो मूवमेंट है 180 डिग्री तक होती है। अपर लेयर के मॉलिक्यूल नीचे आ सकते हैं, नीचे वाले लेयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा सकते हैं, और इस तरह की जो मूवमेंट होती है ये कहलाती है फ्लिप फ्लॉप। तो ये पहली टाइप की मूवमेंट है लेटरल डिफ्यूजन। ये सेकंड टाइप की मूवमेंट है फ्लिप फ्लॉप। और तीसरी जो मूवमेंट है रोटेशन क्या होगा, ये घूर्णन है। जिस तरह ये जैसे मॉलिक्यूल्स हैं तो ये रोटेट जैसे हो रहा है, तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। और इसके अंदर मॉलिक्यूल जो होंगे उसके एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, अपनी एक्स पे ही मॉलिक्यूल्स क्लॉकवाइज रूप से या एंटी क्लॉकवाइज रूप से ये घूर्णित होते रहते हैं। तो यहाँ पर सपोज ये मान लीजिए लिपिड मॉलिक्यूल, तो ये लिपिड मॉलिक्यूल अपनी एक्सिस के ऊपर ही क्लॉकवाइज रूप से या एंटी क्लॉकवाइज रूप से, तो यहाँ पर जो मोमेंट है ये 360 डिग्री पे है, लेकिन इसमें एक्सिस वही रहती है, एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं है, और अपनी एक्सिस पे मॉलिक्यूल्स लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट होते रहते हैं। तो लिपिड के अणुओं में 3 तरह की गतियाँ देखने को मिलती है। लेटरल डिफ्यूजन घड़ी के पेंडुलम की तरह, फ्लिप फ्लॉप इसमें ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल नीचे वाली लेयर में आ जाते हैं, नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर वाली लेयर्स में चले जाते हैं। और रोटेशन जो होता है ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इसी तरह प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में भी गतियाँ पाई जाती है। प्रोटीन में जो गतियाँ मिलती है उसके अंदर एक तो लेटरल डिफ्यूजन, ये मोमेंट प्रोटीन्स के अंदर पाई जाती है, और रोटेशन भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फ्लिप फ्लॉप टाइप की मोमेंट प्रोटीन्स के अंदर नहीं पाई जाती है, क्योंकि लिपिड में ऊपर वाले जो प्रोटीन्स हैं वो अलग तरह के हैं, नीचे वाले जो प्रोटीन्स हैं वो अलग तरह के हैं, और अपर लेयर के प्रोटीन्स कभी भी नीचे की तरफ नहीं आते हैं मूवमेंट करके, नीचे वाले लेयर के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कभी भी अपर लेयर्स में नहीं जाते हैं, क्योंकि इन प्रोटीन्स का अलग अलग मकसद होता है, अलग अलग इनका पर्पज होता है, अलग अलग इनका फंक्शंस होता है। और जनरली अपर लेयर में जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो रिसेप्टर का काम करते हैं, भीतर की तरफ जो प्रोटीन्स हैं वो जनरली एंजाइम्स का काम करते हैं। इसलिए प्रोटीन के अंदर फ्लिप फ्लॉप मोमेंट नहीं होगी, लेकिन लेटरल डिफ्यूजन इसके अंदर देखने को मिलेगा, रोटेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। और लेटरल डिफ्यूजन जो होता है वो ऐसा ही होता है जिस तरह ये लिपिड में मैंने दिखाया है। जैसे ये मान लीजिए 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है सपोज पास में, ये ट्रांसमेम्ब्रेन में लेटरल डिफ्यूजन हुआ, दोनों प्रोटीन्स ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। हाँ, इसके बाद में इनका ऊपर वाला जो पार्ट है, हाँ, इसके अंदर मूवमेंट होगी। अब इस मूवमेंट का फ़ायदा क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं,
उन मॉलिक्यूल्स और आयनों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इन छिद्रों के द्वारा हो सकता है। सपोज ये कोई मॉलिक्यूल्स है जिसका मान लीजिए परिवहन होना है। अब ये मॉलिक्यूल्स मान लीजिए इन छिद्र से बड़ा है, मॉलिक्यूल छिद्र के डायमीटर से बड़ा है, लेकिन ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जब यूँ होंगे तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये सेल के अंदर आ जाते हैं, इसी तरह मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर चले जाते हैं। तो प्रोटीन के अंदर लेटरल डिफ्यूजन निरंतर चलता रहता है। रोटेशन जो होगा ये प्रोटीन्स में दो तरह का होता है। एक रोटेशन में तो क्या होगा कि प्रोटीन की जो एक्सिस है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल की जो एक्सिस है ये प्लाज्मा झिल्ली के परपेंडिकुलर होगी। मान लो प्लाज्मा झिल्ली फ्लैट है और उसके अंदर प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर जब एक्सिस होती है तो उस एक्सिस में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है। दूसरी, इसके अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है उसके अंदर प्रोटीन की एक्सिस प्लाज्मा झिल्ली के पैरेलल हो सकती है। तो मान लीजिए जैसे गोल जैसे गेंद है, कोई गोल गेंद को आप यूँ भी घुमा सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस गेंद को आप यूँ भी घुमा सकते हो। तो इस तरह की जो मोमेंट है इसमें एक्सिस जो है वो प्लाज्मा झिल्ली के परपेंडिकुलर है, और इस तरह की जो मोमेंट है इसमें प्रोटीन की जो एक्सिस है वो प्लाज्मा झिल्ली के पैरेलल है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है उसमें एक्सिस प्लाज्मा झिल्ली के परपेंडिकुलर भी हो सकती है, प्लाज्मा झिल्ली के पैरेलल भी हो सकती है, और ये मोमेंट क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। और इस तरह की जो मोमेंट होती है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होती है। और इस तरह के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो आयनों और अणुओं का विनिमय करते हैं वो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल के नाम से जाने जाते हैं या कैरियर मॉलिक्यूल के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन प्रोटीन के अंदर आयनों और अणुओं के जुड़ने के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर साइट होती है जहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। उसके बाद में इसमें मोमेंट होती है तो मॉलिक्यूल बाहर से अंदर चले जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल अंदर से बाहर चले जाते हैं। अब ये मोमेंट कैसे होती है इसका डिटेल पार्ट इसके फंक्शन वाले चैप्टर में अपन करेंगे। तो ये इसका फ्लूइडिटी का पार्ट है। अब क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली तरल क्यों होती है, प्लाज्मा झिल्ली मोजाइक क्यों होती है। फ्लूइडिटी के पीछे कारण है कि इसके अंदर जो लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो फैटी एसिड होते हैं वो फैटी एसिड असंतृप्त प्रकार के हैं, सैचुरेट फैटी एसिड नहीं है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसका मतलब उन फैटी एसिड के अंदर कार्बन की इसमें दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब वो सैचुरेट नहीं है। और डबल बॉन्ड होते हैं उस कारण प्लाज्मा झिल्ली होती है वो तरल रूप में होती है। अदरवाइज तो सर्दी का जब मौसम हो, तापमान माइनस में आ जाए, उसमें आपकी प्लाज्मा झिल्ली एकदम सख्त हो सकती है, आयन और अणुओं का विनिमय जो होता है वो बंद हो सकता है। लेकिन अपन देखते हैं कि चाहे कितनी ठंड पड़े चाहे कितनी गर्मी पड़े, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर फंक्शनिंग में कोई ज़्यादा कोई प्रभावित नहीं होती है। इसके अलावा लिपिड में जो फैटी एसिड, जो दो फैटी एसिड्स है, उन फैटी एसिड के बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी अटैच रहते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट होने से रोकता है। अदरवाइज तो क्या होता है, असंतृप्त वसीय अम्ल है वो संतृप्त वसीय अम्ल में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जुट जाए तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिपिड मॉलिक्यूल सैचुरेट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दो फैटी एसिड के बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल धंसे रहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सैचुरेशन को रोकते हैं। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण प्लाज्मा झिल्ली तरल रूप में होती है। पहला रीजन तो क्या हो गया, फैटी एसिड्स आर अनसैचुरेटेड। सेकेंड रीजन क्या हो गया, फैटी एसिड के बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल धंसे हुए हैं, और कोलेस्ट्रॉल के कारण ये संतृप्तीकरण नहीं हो पाता है और प्लाज्मा झिल्ली आपकी तरल रूप में होती है। और मोजाइक जो पार्ट है, मोजाइक पार्ट इसका बनता है सिस और ट्रांस प्रोटीन से, क्योंकि सिस प्रोटीन है वो भी लिपिड में धंसे हुए हैं, ट्रांस प्रोटीन है वो भी लिपिड में धंसे हुए हैं। तो जो आंतरिक प्रोटीन है उस आंतरिक प्रोटीन से इसका मोजाइक पार्ट बनता है, और लिपिड के मॉलिक्यूल से इसका फ्लूइड पार्ट बनता है। इसलिए इस मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल का नाम दिया है। अब इस मॉडल का जो लास्ट पार्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली में कौन कौन से छिद्र है वो पाए जाते हैं, अपर्चर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या पोर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा झिल्ली में
कितने प्रकार के छिद्र होते हैं इस पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो प्लाज्मा झिल्ली में ओवरऑल 5 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। पहली टाइप के हैं स्ट्रक्चरल पोर या संरचनात्मक छिद्र। सेकंड है डायनेमिक पोर या गत्यात्मक छिद्र। तीसरी टाइप के हैं पेविंग ब्लॉक पोर। चौथी टाइप के हैं प्रोटीन चैनल। और पांचवी टाइप के जो छिद्र हैं ये होते हैं आइनोफोर। तो प्लाज्मा झिल्ली में कुल मिला के 5 तरह के रंध्र, 5 तरह के अपर्चर, 5 तरह के पोर ये पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल पोर, डायनेमिक पोर, पेविंग ब्लॉक पोर, प्रोटीन चैनल और आइनोपोर। अब इन सभी छिद्रों की स्ट्रक्चर कैसी है, क्या इनकी लोकेशन है, क्या इनके फंक्शंस हो सकते हैं, उसे बहुत ही शॉर्ट में मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ, स्ट्रक्चरल पोर जो होते हैं ये एक तरह के परमानेंट पोर है, ये स्थायी छिद्र है। ये छिद्र बेलनाकार होते हैं और वसा की झिल्ली के आर पार है। दे आर सिलेंड्रिकल इन नेचर और लिपिड लेयर के आर पार ये प्रेजेंट होते हैं। अब इन छिद्रों का डायमीटर जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। इनकी संख्या निश्चित होती है क्योंकि अलग अलग आयन हैं, उनका आकार भी अलग अलग होता है। जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है। अब चौड़े जो अपर्चर है उनसे ठीक है, छोटे आकार वाले मॉलिक्यूल तो उससे परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन बड़े आकार के मॉलिक्यूल जो होते हैं इसके द्वारा परिवर्तित नहीं होते हैं। तो स्ट्रक्चरल पोर है वो बेलनाकार होते हैं, ये परमानेंट होते हैं, वसा की झिल्ली के आर पार होते हैं और इनकी संख्या निश्चित होती है। सेकंड जो डायनेमिक पोर, डायनेमिक पोर जो होते हैं वो भी बेलनाकार होते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है, यह स्थायी है, टेम्परेरी है, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है और इस तरह के रंध्र आवश्यकता के अनुरूप बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। तो डायनेमिक पोर आर सिलिंड्रिकल इन नेचर, दे आर टेम्परेरी, देयर नंबर इज वेरिएबल और ये छिद्र जो है बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तीसरे जो अपर्चर है पेविंग ब्लॉक पोर। पेविंग ब्लॉक पोर में क्या होगा, जैसे इस फर्श में जैसे ये टाइलें जड़ी हुई है सपोज, और इन टाइलों के जो कॉर्नर है, मान लो इस फर्श के ऊपर आप सपोज 2 बाल्टी जैसे पानी है यहाँ पर गिरा दो, तो अपन देखेंगे कि 2-3 घंटे बाद में ये सारा पानी इन टाइलों के बीच में जो जॉइंट है उन जॉइंट से ये रिस के अंदर चला जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली में भी जैसे लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, अब ये लिपिड के जो हेड है ये हालांकि टाइटली पैक हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी 2 हेड के बीच में थोड़ा बहुत खाली स्पेस जो होता है ये रहेगा और इन खाली स्पेस के द्वारा गैसों का विनिमय होता है और ये छिद्र जो होते हैं ये पेविंग ब्लॉक पोर के नाम से जाने जाते हैं। तो जितने भी लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, जितने भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं उनके भाग आपस में सटे हुए हैं, लेकिन सटे हैं तो उसके बीच में भी थोड़ा बहुत स्पेस जो होगा, थोड़ा बहुत पोरोसिटी होगी वो देखने को मिलेगी और सेल में जो लीकेज होता है वो लीकेज इन छिद्रों के द्वारा ही होता है। प्रोटीन चैनल जो होंगे, प्रोटीन चैनल 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो क्या होगा, जैसे ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इसका बाहर वाला भाग है ये गामा टाइप का है, भीतर वाला भाग ये भी गामा टाइप का है और बीच वाला ये पार्ट मान लीजिए अल्फा हेलिक्स के रूप में है। अब इस अल्फा हेलिक्स के बीच में ये जो अपर्चर है, ये अपर्चर कैसा हो गया, इंट्रा टाइप का। जिस तरह आपके बॉल पेन में जैसे स्प्रिंग होती है और उस स्प्रिंग के अंदर से आप रिफिल जैसे डालते हो, अब बॉल पेन की स्प्रिंग है वो अल्फा हेलिक्स है, लेकिन अल्फा हेलिक्स के बीच में भी क्या है, चैनल बन गया, इस चैनल में जो आप रिफिल है वो डालते हो। तो उसी तरह प्लाज्मा झिल्ली में ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स के बीच में जो अल्फा हेलिक्स होती है, अल्फा हेलिक्स के बीच में जो टनल बन रहा है, ये टनल छिद्रों के रूप में काउंट होता है
और इसको इंट्रा टाइप का चैनल मानेंगे अपन। प्रोटीन चैनल किस का टाइप का? इंट्रा टाइप का, यानी विद इन सेम मॉलिक्यूल्स। अब दूसरा इसमें इंटर टाइप का हो सकता है। इंटर टाइप में क्या होगा, जैसे मान लीजिए दो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यदि पास पास में है, मान लो एक ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, एक ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो दो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के बीच में ये जो चैनल बन गया, ये चैनल कैसा हो गया? इंटर टाइप का। तो प्रोटीन चैनल कुल मिला के दो तरह के हो सकते हैं, इंट्रा टाइप के और इंटर टाइप के। इंटर टाइप के जो चैनल होंगे वो उसी मॉलिक्यूल्स में होते हैं। इंटर टाइप के जो चैनल है वो पास पास में जब दो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हों उनके बीच में होते हैं, और इनको कई बार एक्सचेंजर के नाम से भी जाना जाता है, पंप के रूप में भी इनको काम में आता है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। इसका मतलब इन छिद्रों से सोडियम और पोटेशियम दोनों का विनिमय हो रहा है। सोडियम हाइड्रोजन पंप, यानी सोडियम और हाइड्रोजन आयन दोनों का इसमें विनिमय हो रहा है। तो इस तरह के जो छिद्र होंगे ये प्रोटीन चैनल के नाम से जाने जाते हैं। और लास्ट जो है आइनोफोर। आइनोफोर है एक तरह के स्पेशल प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर धंसे रहते हैं। इन प्रोटीन्स का बाहर वाला जो भाग है वो जनरली हाइड्रोफिलिक टाइप का होगा, भीतर वाला जो भाग है वो हाइड्रोफोबिक टाइप का होता है। लेकिन भीतर व हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है वो कई बार वाटर सॉल्युबल जो आयंस हैं, वाटर सॉल्युबल जो फैटी एसिड्स हैं, उनके परिवहन में ये प्रोटीन्स काम में आते हैं। तो आयनों के परिवहन में, विशेष आयनों के परिवहन में इन प्रोटीन्स का यूज होता है, इसलिए इनको आइनोफोर का नाम दिया जाता है। तो कुल मिला के प्लाज्मा झिल्ली में ये 5 तरह के छिद्र हैं। स्ट्रक्चरल पोर जो कि बेलनाकार हैं, परमानेंट हैं। डायनेमिक पोर जो बेलनाकार है लेकिन टेम्परेरी है। पैविंग ब्लॉक पोर, ये जितने मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो स्पेस लीकेज के रूप में काम करता है, गैसों के विनिमय में काम करता है। और प्रोटीन चैनल जो है ये प्रोटीन के बीच में जो टनल होती है वो होती है, ये भी इंट्रा टाइप का हो सकता है, इंटर टाइप का हो सकता है। और आइनोफोर है, ये स्पेशल प्रोटीन्स हैं एक तरह के, और आयनों के विनिमय में इनका यूज होता है। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जैसे पार्ट है, और ये मॉडल हाईली एक्सेप्टेड है। तो बाकी के जो 5 मॉडल जो मैंने बताए, ओवरटोन मॉडल, गार्टर एंड ग्रेंडन मॉडल, डेनिलाई और डेवसन का मॉडल, माइसेलिर का मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट, वो सारे हिस्टोरिकल मॉडल है, लेकिन समझने के लिए उनका भी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का मॉडल का एवोल्यूशन कैसे हुआ स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मॉडल में आपने देखा कि वसा की उपस्थिति है वो दर्शाई गई है, सेकंड मॉडल में वसा के अरेंजमेंट को दर्शाया गया है, तीसरे मॉडल में वसा के साथ साथ प्रोटीन की उपस्थिति भी दर्शाई है, चौथे मॉडल में इनकी डायनेमिक्स को दर्शाया है और लिपिड बाई लेयर माइसेली में कन्वर्ट होती है। पांचवें मॉडल में बताया कि सेल मेम्ब्रेन में जितने भी झिल्लियाँ हैं कोशिका में, उन सभी कोशिकाओं की झिल्लियों की संरचना एक जैसी होती है, इसलिए इसको इकाई मत परिकल्पना के रूप में माना जाता है। लेकिन वो मॉडल सेल की कार्य प्रणाली को, प्लाज्मा झिल्ली में होने वाले विनिमय को एक्सप्लेन नहीं करती है। तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये हाईली एक्सेप्टेड मॉडल है, और प्लाज्मा झिल्ली के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है सबको ये एक्सप्लेन करता है, चाहे वो प्लाज्मा झिल्ली से होने वाला विनिमय हो, चाहे प्लाज्मा झिल्ली से होने वाला कोई रिसेप्शन हो, एंटीजन का रिसेप्शन हो, चाहे हार्मोन का रिसेप्शन हो, चाहे उद्दीपन का रिसेप्शन हो, चाहे कोई इस तरह के स्टिमुलस का रिसेप्शन हो, उन रिसेप्शन को ये एक्सप्लेन करता है, उद्दीपन के प्रोपेगेशन को एक्सप्लेन करता है, सेल में होने वाली जो गत्यात्मकता है, डायनेमिज्म है, वो डायनेमिज्म को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन्स में अनेक तरह की गतियाँ पाई जाती है। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन क्या है और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कैसी होती है, और सेल मेम्ब्रेन के वेरियस मॉडल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे हाईली एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है, क्यों है, वाई द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज़ हाईली एक्सेप्टेड। तो इसमें बाकायदा कंक्लूजन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। और आपने ये व्याख्यान बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे लोहिया कॉलेज की तरफ से एक बार मैं आपका पुनः धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। आपको किसी भी तरह कोई समस्या हो, कोई शंका हो, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहे तो
आप ईमेल से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे संपर्क कर सकते हैं, और हमारा जो यूट्यूब चैनल जो बना हुआ है कॉलेज का बना हुआ है, मेरा पर्सनल भी है, उसके इनबॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, और आपके किसी भी तरह की क्वेरी होगी उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।